हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम करते हैं 10 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसकी गाइज मैं 47 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। अगर गाइज आप सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस। इसके अंदर आपको मतलब क्वेश्चन करने का मतलब कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे हम फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम कम टाइम में टाइम मैनेज करना, और बहुत सी डिटेल है गाइज आपको मैंने बताई है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो गाइज ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। और इस वीडियो को भी देखना। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, जो पैरामीटर है हमारा किसका, स्क्वायर का, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा पैरामीटर ऑफ सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल के इक्वल है। ये मेरे को बस क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। ये वाली लाइन अब ये रखना। अब गाइस क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया मतलब स्क्वायर का मुझे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है मुझे गाइस, मुझे दे रखा है 81। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर होता है। अब ये 81 के इक्वल दे रखा है तो गाइस ए आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। ए आ जाएगा हमारा 9, मतलब साइड आ गई मेरी 9। अब ये एक स्क्वायर है, ये गाइस 9 है, ये 9 है और ये 9 है, ये 9 है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाता है, इसका पैरामीटर होता है भाई 4a। अब 4a है और इसका जो क्या होता है, इसका जो सेम पैरामीटर होता है वो होता है हमारा पाई r प्लस 2r, ठीक है, सेमी सर्कल का। नहीं पता गाइस तो थोड़ा समय आप यहाँ पे समझ लो। जैसे ये एक सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो अगर आपको देखो ये पूरा सर्कल बनाता हूँ तो ये इसका आधा है, तो पूरे सर्कल का क्या होता है एरिया, हमारा पैरामीटर ये होता है 2 पाई r। तो इसको आधा कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा पाई r। अब पाई r हो जाता है गाइस। अगर मैं देखो आप ये सेमी सर्कल में देखो पाई r, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। और जो ये है ना गाइस ये वाला, तो यहाँ पे ये r और ये r, तो ये 2r और ऐड हो जाता है। तो ये ध्यान रखना गाइस। तो इसका मेरे को क्या दे रखा है, देखो ये 4 नेम कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 4 9 जा 36, मेरा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पैरामीटर हो जाएगा 36। और इसका पैरामीटर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे r कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे पाई बचता है और यहाँ पे 2 बचता है। ये 36 के इक्वल है। अब गाइस यहाँ पे r है, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रखी प्लस 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा गाइज हमारा 36। देखो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 और मैं 30, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 27 प्लस 14 अपॉन में 7, मैंने एलसीएम ले लिया। तो गाइज ये देखोगे 36 है और ये भी 36 है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 7, ठीक है। रेडियस आ गया हमारा 7। अब कह रहा है इस प्रकार बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा भाई, सेमी सर्कल होता है हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर बाई 2, मतलब ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है भाई हमारी 7 और 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 7 से तो ये 7 गया, 2 से ये गया और कितना आ गया हमारा 77 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा, देखो बी, ठीक है। वैसे भी आप इसको देखो चेक कर सकते हो, देखो मीटर स्क्वायर में आ नहीं सकता, जब सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा नहीं ये, तो ये वाला तो हमारा आंसर वैसे ही कट जाता। अब सेंटीमीटर स्क्वायर वाले थे तो यहाँ से थोड़ा सा आप वैल्यूज़ की मतलब वैसे तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेट भी जाते तो 77 और 11 में भी भाई बहुत डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त मान से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है तो 1/3 प्लस 1/4 शेष बचता है। संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना बस आपको वही करना है। देखो मैंने वैल्यू मान ली कोई x है,
ठीक है, मेरी वैल्यू x थी। अब मैंने क्या करा, उसमें मैंने जोड़ा, ऐड कर दिया, 1/3 ऐड कर दिया और प्लस ऐड कर दिया माइनस का 1/4। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करता हूँ, देखो मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं थी यहाँ पे, बट मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा -1/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये जो वैल्यू बचती है, मतलब ये वाली वैल्यू जो बचती है, अब इस प्रकार जो प्राप्त मान है, मतलब अगर इस प्रकार जो प्राप्त मान है, मतलब जो ये वैल्यू है, तो मेरे को अब इसमें से मुझे ये घटाना 1/4 का 1/3, मतलब 1/4 का बोले तो मल्टीप्लाई का 3 घटाना है, मतलब 1/12 माइनस करना है। तो मैं भाई 1/12 माइनस कर देता हूँ इस पूरी संख्या में से, और जो बचता है ना, अब जो बचेगा ना, मतलब x में से मैं ये सब ऐड और माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, वो बचता है 1/3 प्लस 1/4, ये जो कह रहा है, तो शेष बचता ही है। अब गाइस शेष बचता है, तो ये अगर देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस 1/3, ये ऑब्वियसली इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल, मैंने ये कैंसिल कर दिया यहीं पर। अब अगर आप देखोगे ये 1/4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 1/12। ठीक है, एलसीएम लेता हूँ, किस 12 का एलसीएम हो जाएगा, 12 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3 प्लस और ये 1, तो आंसर कितना आ गया, 7/12। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, आपको पता है एक काउंट नहीं होगा, ना तो प्राइम नंबर में काउंट होता एक, और ना ही हमारा नॉन प्राइम में काउंट होता। ठीक है, ना ही हमारा भाज्य संख्या में काउंट होता एक, और ना ही अभाज्य संख्या में काउंट होता। तो हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक तो 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है और 7 होता है, 6 भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं 2 है, 3 है और 1 है। 4 के देखें तो कितने हैं भाई, 2 है, 2 है और 1 है, तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए भाई ये प्राइम नंबर नहीं होते। अब कितना हो गया, 2 3, ये 5 और ये 5 और ये 7, तो 17 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 10 13 π/12 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, सॉल्व करते हैं। देखो 10 है और 13 π/12, अगर देखें पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 180। ठीक है, पाई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 10 13, और पाई की लिख देता हूँ 180/12। 12 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 15 हो गया, और 13 की मल्टीप्लाई मैंने 15 में करी तो कितना हो गया, 10 195 डिग्री। अब 10 195 डिग्री हो गई। अब मैं बनाता हूँ गाइज यहाँ पे ग्राफ। ये अगर देखो भाई, ये 0, ये 90, ये 180, और ये क्या है हमारा 270, और ये 360। यहाँ पे देखोगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ 10 पॉजिटिव है और यहाँ कॉस पॉजिटिव है। अगर देखोगे 180 से 270 के बीच की वैल्यू, अगर देखोगे 195 इसके बिटवीन ही लाई कर रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे मुझे पता है 10 मेरा पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ पे 10 को लिख देता हूँ 180 प्लस कितना 15 डिग्री। अगर 180 में 15 को ऐड करता हूँ तो 195 ही आएगा। इसको गाइज थोड़ा सा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, तो इस तरीके से करा जाता है। अब 10 180 प्लस थीटा कितना होता है, अगर 10 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लगाएंगे क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और tan थीटा 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब जो tan था तो ऑब्वियसली ये tan ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री बचेगा गाइस, tan 15 डिग्री यहाँ पे हमारा बचेगा, तो tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 माइनस का tan 30 डिग्री ये लिख सकता हूँ। अब गाइज यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, तो अब देखो मेरा फॉर्मूला एक लगेगा, एक आपको फॉर्मूला पता हो, नहीं पता हो तो भाई इसको याद कर लेना। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y। ठीक है, ध्यान रखना जब माइनस होता है तो ऊपर माइनस चलता है, 1 प्लस tan x अपॉन इंटू tan y। एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ भाई इसकी फॉर्म में ही सेम, tan x प्लस वाई, ये होता है जब tan x प्लस और tan y
जब ऊपर प्लस होता है तो ऊपर यहाँ पे भी प्लस रहता है, नीचे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10x इंटू 10y। तो इसकी फॉर्म से थोड़ा याद रखना। तो गाइज अब मैं ये मेरा क्या x हो गया और ये मेरा y हो गया। तो मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ गाइज, यहाँ पे क्या हो गया 1045 माइनस का 1030, ठीक है, 10x माइनस 10y 1 प्लस 1045 इंटू 1030। बस गाइज इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 1045 कितना होता है 1 और 1030 कितना होता है हमारा 1/√3। अब 1/√3 ये कितना होता है 1 और 10 ये कितना होता है 1 और ये कितना होता है हमारा 1/√3। मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 1/√3। ठीक है गाइज, अब मैं इसको थोड़ा सा भाई सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया √3 एलसीएम लिया ऊपर 1/√3 और यहाँ पे हो गया 1 प्लस √3। ठीक है, सॉरी √3, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और √3 प्लस 1/√3। तो बचेगा यहाँ पे गाइस क्या हमारा √3 माइनस का 1 और √3 प्लस का 1। ठीक है, वैल्यू ये बचती है हमारी। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करोगे आप तो √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है, और अपॉन में √3 माइनस की नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो गाइस क्या हो जाएगा, देखो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलो तो देखो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 और 1 4 हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, 2√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 ऊपर से कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 माइनस का √3 हो जाएगा और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा 2 माइनस का √3। ठीक है, देखो ये वैल्यू गाइस आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप साइन 15 की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, कॉस 15 की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, टेन 15 की वैल्यू पूछ सकता है, कॉट 15 की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको ये फॉर्म नहीं याद तो भाई इस सवाल को आप नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करने के उस वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी इसे 308 सेकंड में पूरा करता है और सी इसे 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे। गाइस ऑब्वियसली बात है, देखो एक है 252 सेकंड टाइम ले रहा है और एक 308 सेकंड ले रहा है और एक देखिए हमारा 198 सेकंड ले रहा है। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, इसका एलसीएम लेना पड़ा है जब मुझे ये एक ही बिंदु पर दोबारा से मिलाने होंगे। अगर देखो गाइस ये है, कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, कोई मतलब इसका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या लेना पड़ता है, हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो भाई यहाँ से हम सीधे एलसीएम लेते हैं, ये सेकंड हटा देता हूँ। अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ तो देखो यहाँ से 12 को करता हूँ 12 इंटू, तो 12 दूनी 24, एक गया 12 21। तो इसका क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 2 इंटू 3 और ये क्या हो गया 3 इंटू 7। इसके फैक्टर ये आ गए। और मैं इसके फैक्टर देखता हूँ यहाँ पे गाइस, तो 3 हमारे 8 तो ऑब्वियसली 11 से भी जाएगा, बैठे में 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया 4 और इंटू 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। तो भाई ये कितना हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 और 198 2 से करा तो कितना हो गया 99 और 2 और 99 को करूँ तो भाई 3 की पावर 2 और इंटू 11। ठीक है, इंटू 11 मेरे ये बन गए। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे आए एक तो ये आया और एक आया भाई यहाँ पे हमारा ये। ठीक है, एक आया हमारा गाइज यहाँ पे ये। तो अगर आप देखोगे गाइज यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 1। तो सबसे पहले मैक्सिमम वाले को लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2 को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अब 3 की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पे कोई नहीं है भाई 3 की पावर 2 और यहाँ पे भी 3 की पावर 2, तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 लेता हूँ। तो देखो इनको कैंसिल कर दो। ठीक है, अभी तक मैंने इन चीज़ को मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, ये 3 भी मैं लिख चुका हूँ, 2 की पावर 2 3 की पावर 3। देखो 7 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो इसको कैंसिल कर दो और अब कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब जो 11 बचता है 11 को लिख देते हैं, 11 यहाँ पे भी था और 11 यहाँ पे भी, तो ये मेरा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो ये कितना हो गया 4 9 इंटू 7 इंटू 11।
अब क्या है, इसको मेरे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ये क्या है सेकंड है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही 60 से जो डिवाइड कर लेता हूँ, डायरेक्ट डिवाइड क्या, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा 15। अब 15 हो गया भाई, मैंने 3 से काटा तो क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 5। अब देखोगे 3 सत्ते 21 और इंटू 11/5 सॉल्व करना इसको, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 231 आ गया बटे 5 आ गया। 5 से करा तो मेरे गया 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 और 5 तिया 15, कितना हो गया 5 चिंग 30, ठीक है 5 चिंग 30 1/5। अब मेरा ये आ गया भाई, ठीक है ये 46 सही 1/5 आ गया मेरा, ये मिनट में आया क्योंकि मैंने 60 से डिवाइड कर लिया था। अब मैं इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा सेकंड में फिर हो जाएगा, तो मैंने 60 से करा तो क्या हो जाएगा 12, तो ये 46 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। गाइस थोड़ा सा आपको ये लेंथी लग रहा होगा करने में क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m और रेशियो n का मान ज्ञात करो। गाइस थोड़े क्वेश्चन लेंथी आ जाते हैं, जैसे पीछे वाला आ गया या उससे पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़े लेंथी हो गए, tan थीटा की फॉर्म में आ गया। बट ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि इसमें हमें पेन भी टच नहीं करना पड़ता, सीधा इसका हमें आंसर पता है कि इसका क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा बी। जब भाई m का 10% ठीक है और n का 20% के बराबर है, ठीक है, तो 100 से 100 गया और 0 से ये 0 गया, तो m के अपॉन में 2 लेके आ गया मैं यहाँ पे, और n के अपॉन में क्या है 1 हो जाएगा, तो यही तो मेरा आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको कर लिया कि यहाँ पे मेरे को पेन भी टच नहीं करने पड़े। बाकी टाइम गाइस ऐसे ही मैनेज होता है कि किसी क्वेश्चन में कम लगता है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसी भी दो समपूर्ण वर्ग का जो एसएफ है कम से कम के बराबर होगा। अब गाइस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी समझो, देखो यहाँ पे दे दिया सम और पूर्ण वर्ग। सम बोले तो गाइस क्या होता है इवन, और पूर्ण वर्ग बोले तो स्क्वायर। ठीक है, कोई भी इवन संख्या है, इवन संख्या क्या होती है 2, 4, 6, 8 और 10। इनमें ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर आपको देखो 2 कॉम मतलब 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसे 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसे 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इसे 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली इसमें क्या ही 2 कॉमन होता है, मतलब 2 से सब डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं कोई संख्या मानता हूँ एक 2 है, 2x है और एक 2y है, ठीक है गाइस, ये क्या होगी मेरी इवन नंबर ही होंगी, ऑब्वियसली इवन नंबर ही होंगी। किसी को भी चाहे मैं 11 की भी मल्टी 2 से कर दूंगा तो ये मेरा इवन नंबर बैठ जाएगा 22। ठीक है, इवन नंबर बैठ गया। कह रहा हूँ इन दोनों का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 4x² और ये 4y, तो कह रहा कम से कम इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, इसका कम से कम एचसीएफ क्या होगा 4, क्योंकि ये 4x² है और ये 4y² है। कॉमन क्या है 4 कॉमन है, कम से कम जो मिनिमम है ना, कम से कम उसका जो एचसीएफ होगा 4 तो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या भी हो सकता है। अगर मान लो 2 है एक संख्या और एक 8 है, इसका स्क्वायर करता हूँ कितना हो गया 2, और यहाँ से स्क्वायर करा ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 64। देखो 4 इसका एचसीएफ दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 1 हो गया और ये कितना हो गया 16 चौके 64। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, पर कम से कम पूछा, कम से कम जो एचसीएफ क्या आएगा 4 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन भी समान है, बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या हमें दे दिया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इक्वल है। ठीक है, एक तो कौन का वॉल्यूम, मेरे से किसका पूछा, पहले बेलन का पूछा। ठीक है, बेलन का डाल लेते हैं भाई सिलेंडर, और ये हो गया हमारा कौन। अगर इसका वॉल्यूम देखो क्या होता है πr²h, ठीक है, πr²h, और इसका वॉल्यूम देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 और πr²h। देखो मैंने रेडियस अपनी डिफरेंट रखी है क्योंकि मेरे पे यहाँ पे डिफरेंट रेश इसका ही पूछा है रेडियस का, तो हाइट सामान है, कैंसिल कर देते। पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे भी पाई क्या है 22/7 है और वहाँ पे भी 22/7 होगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बचता है r² और यहाँ पे क्या है r², तो भाई मैंने ये r हो गया, और ये जो देख पता है ये सिलेंडर का है जो छोटा वाला है, और जो बड़ा वाला ये किसका है कौन का। अब यहाँ पे क्या है 1/3 गाइज, यहाँ पे 1/3 अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे r² अपॉन में कैपिटल R², अब मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं इसको 1/3 है और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं
इसको रूट में लेके यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ ना। अगर देखो 3 है, ठीक है, इसको मैं क्या भाई यहाँ पे स्क्वायर लिख के 3 को का स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो मैंने सेम इसको ऐसे ही करा, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और r अपॉन में r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √3। आंसर देखोगे नहीं दिख रहा, मैच नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कर देते हैं क्या मतलब कि √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, √3 की मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ। अब जब मैंने ये करा भाई r अपॉन में r, तो कितना आ गया √3 अपॉन में 3। और यही मेरे से पूछा है किसका, ये वाला हमें पता है ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्या है गाइस कौन है। अब मेरे से किसका पूछा था, सिलेंडर और कौन का। तो क्या हो गया भाई √3 और ये हो गया हमारा 3। तो आंसर क्या है गाइस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, करा 3a = 4b = 6c और a + b + c 27 रूट में हमारा 29 ए, और हमसे पूछ रहा है इसके अंडर रूट के अंदर a² + b² + c² की वैल्यू। गाइस करते हैं सॉल्व। अगर देखोगे यहाँ पे हमारा 3a = 4b = 6c दे रखा है, तो यहाँ से मैं a b c की वैल्यू पता लगा सकता हूँ रेशियो के अंदर। क्या करता हूँ भाई 3 4 6, इसका एलसीएम क्या होगा 12। तो अब मैं क्या करता हूँ सबको 12 से डिवाइड कर देता हूँ। 12 से डिवाइड करा तो मेरे यहाँ पे रेशियो आ जाएंगे, तो a अपॉन में 4 हो जाएगा, b अपॉन में 3 आ जाएगा और c अपॉन में 2 हो जाएगा। ये मेरे रेशियो में वैल्यू आ गई। अब रेशियो में वैल्यू आ गई तो गाइज यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ a + b + c और = 27 और रूट में 29। तो a की वैल्यू क्या है भाई 4x, b की वैल्यू क्या है 3x, c की वैल्यू क्या है भाई हमारी 2x। ये किसके इक्वल है 27 और √29। इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ गया 9x और 27 और √29। 9 से इसको करा तो कितना x की वैल्यू कितना आएगी 3√29, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता लग गई कि a की वैल्यू क्या भाई मेरी 4 इंटू, क्योंकि ये 4x था, अब 4x था तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 4 × 3 29, मतलब 12 √29। और सेम इसकी वैल्यू पता लग गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 √29 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × √29, ठीक है। अब गाइज मुझे a b c की वैल्यू पता लग गई, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे गाइज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो क्या हो जाएगा 12 √29 का स्क्वायर प्लस 9 √29 का स्क्वायर प्लस 6 √29 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता √29 को कॉमन ले लेता हूँ, तो उसको 29 को जब मैंने कॉमन लिया तो भाई यहाँ से 29 हो गया और स्क्वायर से मैं इसका रूट काट देता हूँ, ठीक है। 29 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचता है 12 और 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है गाइस। और इसको ऐड करते हैं 144 और 81, तो हमारा पता है मेरे को 225 बैठता है क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। चलो सारे को ऐड ही कर देते हैं, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 6 4 1 11 और 1 और 8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16, 1 261 हो गया, ठीक है 261 और ये √29, ठीक है, और ये 261। अगर आपको पता हो भाई ये 261 है, ये 29 × 9 है, ठीक है, 29 × 9 है। क्यों मेरे को देखो कैसे भी पता लगा, मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये इसकी जो प्रोडक्ट है 261 का जो प्रोडक्ट है वो 29 × 9 है। मेरे को यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पे मेरे को आंसर दिख रहा है 81 दिख रहा है 87 दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे 3 से रिलेटेड है। तो जो ये है भाई एक तो 29 तो ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि 29 को स्क्वायर के मुझे बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है तो 29 तो 29 से हो गई और ये 29 का कितना मल्टीपल होगा भाई 9, क्योंकि 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर ना, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब यहाँ पे जो बचता है 29 × 29 × 9, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका गाइस, अब 29 का एक 29 बाहर आ गया और 9 का एक 3 बाहर आ गया और 29 दिया कितना होता है 87। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे बी, सॉरी सी आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। गाइस थोड़ा सा कैलकुलेशन का करना था यहाँ पे भाई, बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन खुद ही में आप यहाँ पे तेज करने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जहां 288 गुणा n का गुणनफल पूर्ण घन है। अब देखो ये क्वेश्चन ईजी आ गया भाई, 288 की मल्टीप्लाई किस में करूँ कि ये एक क्यूब बन जाए। तो अगर मैं देखूँ ये किसका 2 × 144 तो मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है और n2। अगर मैं 2
अगर इस 2 में मैं इसको 12 बना लेता हूँ तो ये 12 का क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि ये खुद 12 का स्क्वायर है। तो अगर देखो ये 144, चलो मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू एन, ठीक है 12, ये 12 और इन दोनों को भी मुझे 12 बनाना है। तो एन की वैल्यू मैं 6 ले लूँ तो क्या हो जाएगा भाई 12 इंटू 12 इंटू 12, तो यहाँ पे मेरा 12 का क्यूब बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जो एन की वैल्यू रखी मैंने भाई 6, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाला समय समान समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपको देखो मैं एक भाई वो बताता हूँ कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जो स्पीड होती है वो किसके टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बस यही ध्यान रखना। स्पीड टाइम का रेशियो है। देखो सामान्य चाल जो थी पहले 6 थी, ठीक है, सामान्य चाल पहले 6 थी और अब वो जो चाल चल रही है 5 से चल रही है। अगर आप देखोगे ना 6 और 5/6, तो अब जो ट्रेन जो जा रही है ना क्या अपनी सामान्य की चाल की 5/6 से चल रही है। पहले 6 चाल थी, अब वो क्या जा रही है 5/6 मतलब 5 की चाल से जा रही है। यहाँ पे देखोगे पहले बिफोर और अब आफ्टर, बाद में जो चाल थी भाई जब यहाँ पे कितनी में इससे जा रही है। अब टाइम क्या लगेगा भाई, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड का। जहाँ 6 लग रहा था भाई यहाँ पे स्पीड 6 थी तो समय क्या हो जाएगा 5, और जब यहाँ पे 5 चाल है तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो सॉरी टाइम कितना हो जाएगा 6। अब टाइम यहाँ पे 5 है और यहाँ पे टाइम 6 है, डिफरेंस कितना है 1 का। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 मिनट अधिक समय लेती है, मतलब जो इनका डिफरेंस है 2 का, मतलब यहाँ पे 10 मिनट लगते हैं और यहाँ पे 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाए, अगर वो 5 की स्पीड से जाए तो उसे टाइम लगता है 12 मिनट, ठीक है। कह रहा अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब वो ओरिजिनल स्पीड से जाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो भाई कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्के की कुल राशि 93.75 पैसे और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रम से अनुपात 3:4:5, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रम से ज्ञात करो। गाइस क्वेश्चन का जो इसका जो आंसर है ना 2 से 3 सेकंड के अंदर का है, ठीक है। बट मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि गाइस एग्जामिनर हमसे हमेशा इस तरीके से नहीं पूछेगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा किस तरीके से हमें करना चाहिए, बाद में आपको बताऊंगा कैसे हम इसको 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगर मान लो गाइस 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कितने अनुपात है 3, 4 और 5। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितने हो गए 3 रुपये। अगर 4 सिक्के 50 पैसे के तो भाई कितने हो गए ऑब्वियसली 2 रुपये। और 5 सिक्के 25 पैसे के तो कितने हो गए 1 रुपये 25 पैसे। तो ये x लगा लेना क्योंकि ये x में अनुपात है भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये अनुपात है, ठीक है। अनुपात हमेशा x की इससे x में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए भाई ये 5 और 1 6.25, और ये किसके इक्वल है भाई ये 93.75 पैसे के इक्वल है। पॉइंट से मैंने इसको काटा तो यहाँ पे भी पॉइंट हो गया, 25 से काटा तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 ही आ गया। और 25 से जब मैंने इसे काटा तो 25 दिया 75, और यहाँ क्या बचेगा 18 187 और 25 7 175, फिर 12 बचता है यहाँ पे हो गया 5। 25 से फिर मैंने इसको काटा तो कितना हो गया भाई 25 से कम 25 और 25 का हो गया हमारा, और यहाँ पे 12 बचता है और 25 15 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये x था गाइस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई। अब ये 3x था तो ये कितना हो गया 45, ये 4x था तो 4 की मल्टीप्लाई 15 से कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 50, ये कितने हो गए 60, और ये कितना है हमारा 5x की वैल्यू क्या है 5, ये कितना हो जाएगा 15 75, ठीक है गाइस। तो अब मुझे पता लग गया 1 रुपये के सिक्के 45 है, 50 के 60 है और 25 पैसे के सिक्के 75 है। आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। अब मैं आपको बताता हूँ देखो क्वेश्चन में करने का तरीका। अगर देखा होगा गाइस यहाँ पे आपने 3:4:5, अगर आप देखो ना 3:4:5 के अनुपात में अगर 15 से काटो तो 3 4 5 केवल यही है। अगर आप इसे काटते हो ना तो भाई ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये 3 4 और 5 की फॉर्म में नहीं है। और अगर आपको भी यहाँ पे भी देखोगे, अगर आप 20 को भी अगर यहाँ पे किससे काटते हो
तो अब मतलब किसी से भी नहीं कटेगा भाई, 19×57 होता है ये, मतलब किसी से नहीं कटेगा। तो ये भी हमारे 3 और 4 की फॉर्म में नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। और इसको देखो भाई, तो ये भी हमारा किसके 3 और 4 की फॉर्म में नहीं है, 3, 4 और 5 की फॉर्म में नहीं है। देखो एग्जामिनर ने हमको क्या यहाँ पे क्वेश्चन इतना लेंथी दे दिया, बट ऑप्शन मुझे ऐसे दिए कि मैं डायरेक्ट पहचान सकूँ कि 3, 4, 5 की हमारी किसके के जो रुपए दे रखे केवल यही फॉर्म में दे रखे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है गाइज हमारा यहाँ पे ए। डायरेक्ट हम इसको ऐसे गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यहाँ पे गाइस देखो इज इक्वल टू है, यहाँ पे इज इक्वल टू तो 1.5x की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 0.004y के। 100 की मल्टी यहाँ से पॉइंट काटा, चलो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देता हूँ और 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो गाइज ये कितना हो गया 150x और ये कितना हो गया भाई 4y। ठीक है, मेरे को पॉइंट कैंसिल करने थे इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 150। हमारे रेशियो आ गए। अब रेशियो आ गई, 2 से भी काट सकते हो तो कोई नहीं बात नहीं, 2 हो गया और ये 75 हो गया। तो y की वैल्यू ये सॉरी y प्लस x है भाई, तो y यहाँ पे रखा क्या है 75 माइनस का 2 और 75 प्लस 2 कितना हो गया 73/77। कितना इजी क्वेश्चन था गाइस। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकन के भाई, बाकी देखो आंसर देखो आपको 2 से 3 सेकंड के ही हमारे सवाल बैठ रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा 73 हमारा ऊपर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाता है। परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्षा में आ जाता है। वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। परीक्षा किस समय आरंभ हुई। गाइज ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखो 2:30 बजे है, 2:30 बजे से वो आध घंटे पहले आया मतलब 30 मिनट पहले आया, तो किस टाइम आया वो 2 बजे आ गया। ठीक है, जो एग्जामिनर आया वो कितने बजे आया 2 बजे आया। और कह रहा वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया, तो ये विद्यार्थी से स्टूडेंट से 40 मिनट पहले आया, तो स्टूडेंट कितने आया भाई 2:40 पे आया होगा। अब कह रहा जो परीक्षा के लिए 20 मिनट से देरी में आया है, जो स्टूडेंट है ना ये 20 मिनट लेट आया है। तो एग्जाम किस टाइम स्टार्ट था भाई, एग्जाम स्टार्ट था, एग्जाम हुआ था 2:20 पर और मेरे से यही टाइम पूछ रहा है क्योंकि यहाँ से 20 मिनट लेट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या जो एक से मतलब ज्यादा है, यहां पे देखोगे ना 1 से बड़ी है। ठीक है, जो रेडियस है वो 1 से ज्यादा है, तो कितनी होगी जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब गाइस कि रेशियो में नहीं आ रही। ठीक है, रेशियो में नहीं आ रखी, रेडियस जो है हमारी 1/3 नहीं आ रही, 1/4 नहीं आ रही, डायरेक्ट आ रही है 1 आएगी या 2 आएगी। ठीक है, या 3 आएगी। ठीक है गाइस, अगर मैं ऑप्शन पे देखता हूँ, देखो सबको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे सब में बड़ा अगर यहाँ पे कौन सी है, देखो सबसे जो छोटी वैल्यू ना, सबसे छोटी वैल्यू देखो एक तो ये है पहली, अगर 3πy कितनी वैल्यू है भाई ये 3 है, अगर 3 है ठीक है 3 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर 7 चले गया 3 और ये हो गया 22, तो ये क्या 21/22। आपको पता है 21/22 1 से छोटा होता है। ठीक है, किससे होता है 1 से छोटा होता है 21/22। अगर आप देखोगे 21/22, अगर 21/21 अगर देखो 21/21 1 होता है और ये तो अपॉन में 22 दे रखा है ना गाइज, तो ऑब्वियसली क्या ये 1 से छोटा है ना, तो हमें क्वेश्चन में पहली दे रखी थी 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ 4/पाई के ऊपर। 4/पाई देखोगे भाई 4 और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई नीचे बाई, तो कितना हो गया 28/22। ऑब्वियसली नीचे जब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है भाई न्यूमिनेटर से, अब जब डिनोमिनेटर बड़ा दे रखा है हमें क्या दे रखा है सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा दे रखा है, तो ये 1 से बड़ी है। और जब नोमिनेटर बड़ा हो जाता है सॉरी न्यूमिनेटर छोटा हो जाता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 क्या है 28 से छोटा है, तो ये कितना मैंने 2 से काटा तो कितना हो गया भाई। चलो इसको करो मत, बस इस वैल्यू को पुट करके देख लो 22 इसको 4/पाई को। अगर हमारी वैल्यू क्या फ्रैक्शन में नहीं आती तो आंसर यही होगा। तो भाई मैं अगर देखता हूँ जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक है, तो परिधि क्या होता है 2 × 22/7 पाई आर ही होता है ना 2πr। ठीक है, 2πr 2 हो गया और 22/7 हो गया। आर की वैल्यू मैं रख देता हूँ कितनी 4/पाई। ठीक है,
पाई है, ये 22/7 क्या है, पाई है ना भाई, ये पाई तो ये आंसर क्या है, ये 2πr ऐसे रख लो, ठीक है। इसको भी मारो गोली, यहाँ पे 2 और पाई हो गया, आर की वैल्यू कितनी होगी 4/पाई, पाई से पाई गया, तो अब ये कितना आ गया 8, ठीक है। आंसर क्या आ रहा हमारा भाई, आई उसमें जो परिधि का माप आ रहा है ना वो 8 में आ रहा है। 8 तो भाई एक पूर्णांक है ना, कोई रेशियो में थोड़ी ना 1/4 या 0.25 या 0.6, ठीक है, एक पूरा वर्ग आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है, हमसे न्यूनतम पूछ रहा था ना भाई, ये इससे बड़ी है, तो प्रेफरेंस पहले हम इसको देंगे, ये भी बिल्कुल वैल्यू को निकाल सकता है। अगर देखो तो यहाँ से भी हमारा निकल के आ सकता है, अगर देखो यहाँ पे 2π और 6/पाई, पाई से पाई गया, कितना आ गया 12, बट मेरे से क्या कर रहा है न्यूनतम, मिनिमम, कम किस में आएगा, कम आएगा कि हमारा गाइस किस में आएगा, बी में आएगा। आंसर इससे भी वेरीफाई करे, इससे वेरीफाई करेगा नहीं, इससे वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि इससे वैल्यू आएगी हमारी पॉइंट में, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी, निकाल सकते हो। तो गाइज ये चीज़ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकन है बस, यहाँ पर आपको समझना है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 44 88 88/7, 88/7 अगर देखोगे तो क्या पॉइंट में ही तो आएगा। अगर 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 1 और गया यहाँ से 7 दूनी यहाँ से आया 2 और 4 अब पॉइंट आ गया, अब 47 12.3 कुछ आएगा, ठीक है, पॉइंट में आ गया। तो ये आंसर तो हमारे वैसे ही नहीं हो सकता, आंसर हमारे ये 2 है, बट हम प्रेफरेंस किसको करेंगे, बी को, क्योंकि बी हमारा न्यूनतम मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है, कोण के माप क्रम से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितना इजी दे दिया, कह रहा है इसके 3 गुना है, एक मतलब 3x है और एक x है। अब जब हमें पूरक कोण दे दिया, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जो कोई एक एंगल x है और एक y है, इन दोनों का सम 90 हो, मतलब इन दोनों का सम कितना हो 90 हो, मतलब 4x की वैल्यू कितनी हो 90, मतलब मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो मेरे को दिख गई 22.5 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 67.5, ठीक है। तो मेरे से 2 वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 22.5 और हाँ 22.5 और ये 67.5, आंसर हो जाएगा हमारा डी। वैसे भी आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो ये 90 के इक्वल नहीं है, ये 80 के इक्वल है और ये भी 90 के इक्वल नहीं है, तो आंसर आपको यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि कौन सा हमारा 90 के इक्वल है। बट आपको जब पता है, जब आपको नॉलेज है कि भाई जो वो है ये आपको तरीका पता है, तो इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन को कंफर्म कर लो, तब इन चीज़ों पे बाद में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है, तो उस मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर होगी। अगर देखो गाइस 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 से 2 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 18 किलोमीटर। यही आंसर में मेरे से पूछा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है, तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रम से कितनी प्रतिशत होगी। मतलब सारे कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, अब इतने पीछे इतने इजी दे दिए कि गाइस हमें यहाँ पे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस बी। अब भाई देखो 2 हिस्सा मतलब ये 2x है और 1 हिस्सा मतलब ये x है, और 2x + x ऑब्वियसली ये दोनों 100% के इक्वल होंगे, तो 3x भाई किसके इक्वल हो गया 100/3, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर हमारी 33.1%, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 33.13 और ये किसकी है 66 सही 2/3, तो यही तो पूछा है मेरे से आंसर में। वैसे भी ये देखोगे कितना है 99 के इक्वल, और ये देखोगे कितना है 199 के इक्वल, और ये है हाँ ये भी नहीं इक्वल है, यहाँ पे 1/3 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी 100% के इक्वल नहीं है। वैसे भी मतलब हमारा एग्जामिनर हमें ऐसे ऑप्शन दे रहा है कि हम आंसर डायरेक्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक टंकी को 1 आवर 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 1 आवर 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर 20 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 20 मिनट कितने मतलब 80 मिनट, ठीक है। मिनट में चेंज कर लेता हूँ, 80 मिनट में 6 पाइप काम कर रहे हैं, 5 पाइप कितने आवर्स में काम कर पाएंगे भाई, यही तो पूछ रहा है। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 80 × 6/5। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 16 × 5 = 80, 16 से करी भाई यहाँ से, ठीक है 16 से ही हो गया, 16 छक्के कितने होते हैं 96,
96 मतलब ये मिनट में आएगा, सॉरी ये किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब 96 मिनट, 96 मिनट कितने होते हैं भाई, 96 मिनट होता है 1 घंटे और 36 मिनट, ठीक है, 1 आवर 36 मिनट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 मानते हुए उस लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वृत्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो गाइज आपको मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझा देता हूं। इजी क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट में लगाता तो मेरे को मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 3 सेकंड लगते, बट मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है हमारा, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि व्यास दे रखा 8 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डायमीटर, 8 दे रखा, रेडियस क्या हो जाएगी, बिल्कुल हाफ 4 हो जाएगी, त्रिज्या मेरी हो गई 4, तिर्यक ऊंचाई ये होती है, मतलब उसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोल रखी है मेरे को 14 सेंटीमीटर। बस मेरे को क्वेश्चन के अंदर चाहिए, क्योंकि मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला चाहिए, मतलब जिस पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, बस केवल ये एरिया चाहिए। तो इसका एरिया होता है हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना है मेरा 4 है, रेडियस कितना, एल कितनी है मेरी 14, 7 से इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 22 × 8, और 22 × 8 कितना होता है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका जो HCF 4 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्या है 3:3x और 4x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ना x क्या है, x क्या दे रखा है HCF, जब मुझे x HCF दे रखा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, अगर देखो 3 × 4 है और 4 × 4 है तो कॉमन तो 4 ही था ना, तभी तो HCF मैंने 4 माना, ठीक है, तभी तो मैंने 4 माना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो 4 कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे भाई, 4 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको मैं लिख देता हूँ, एक 3 है एक 4 है, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया 3 चौक 12, 12 चौक के 48। ये गाइस बहुत बेसिक चीज़ है, इनको तो आपको खुद आना चाहिए, इतना मेरे को समझाना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा, बी। कह रहा उस पद का चयन करिए जो निम्नलिखित समीकरण में पर्सन चिन्ह के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आंसर यहाँ से डायरेक्ट लगा सकता हूँ कि मेरा आंसर सी होगा। क्यों होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो 2a³ - 3 और 5a³ - 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 10a³, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया हमारा 6। अब यहाँ जो बचता है ना वो क्या बचता है, 2a³ की मल्टीप्लाई किस में करूँगा 2 में, ठीक है। 2a³ की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो माइनस में आएगा, क्या आएगा -6a³। अगर -3 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा -15 का a³, वैल्यू किस में माइनस में, -19a³। मैंने माइनस का साइन देखा था बस, क्योंकि जब गाइज a - b और c - d जब भी कभी माइनस में दे दिया ना ये, तो मीज वाली जो वैल्यू आएगी ना ये वाली, ये माइनस, देखो यहाँ पे -b से c करोगे तो bc हो जाएगा, और a और d करोगे तो -a और d, माइनस में आ रखी थी, ठीक है। और आप देखोगे ये माइनस में और ये माइनस में, तो मेरा ये जो वाली वैल्यू ना माइनस में ही आनी थी। बाकी आप इसको इतना लॉजिक मत लगाना भाई, मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा लेता, मुझे कैलकुलेशन पता थी तो मैंने लॉजिक लगा लेता, आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो क्या करना था, 2a³ की मल्टीप्लाई पहले 5 में करी, फिर 2a³ की मल्टीप्लाई 2 में करी, अब 3 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करी, 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करी, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 है, यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन ही थे गाइस, और क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर देखो एक 5:7 है, अब कह रहा 6 अधिक है, ये 5 है ये 7 है, यहाँ पे कितना अधिक है 2, क्वेश्चन में कह रहा 6 अधिक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक की वैल्यू 3 आ गई तो कितने हो गए भाई 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, टोटल वैल्यू कितनी है, तो 5 + 7 कर लेते हैं डायरेक्ट, 12 × 36, वैसे भी ऐड भी कर लेते हैं ना 15 × 21 को तो 36 ही आता। तो मैंने 5 × 7 कितने हो गए 12 से 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 36 स्टूडेंट है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं और प्रत्येक क्रम से 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं गाइज ऐसा हम, देखो 5 सेकंड है
और 6 सेकंड हटा देता हूँ, 7 8 एलसीएम लेता हूँ, ये 5, यहाँ 2 इंटू 3, ठीक है, ये कितना है 7 ही है, और इसका फैक्टर देखो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 तो पहले आ गया तो इसको मैं काट देता हूँ, बचा 2 को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 4 लिख दिया। एलसीएम लेता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 70 और 12, 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते 84, ठीक है, यही आएगा ना भाई, 5 दूनी 10, 7 70 और 12 सत्ते 84, ठीक है, 840 ही आएगा। तो अगर मैं देखो ये 840 सेकंड में एक साथ बजती है, 840 सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है, तो मैं 6 से 60 से डिवाइड कर दूँ, 0 से 0 करा और 6 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई, 6 से देखें तो 6 कम 6 दूनी 6 कम 6 और 6 चौक 24, मतलब 14 मिनट्स में हर बार, मतलब एक साथ बजती है चारों, 14 मिनट्स में एक साथ बजती है। तो कह रहा 7 घंटों में, 7 घंटे की पालियों में कितनी बार बचेंगी भाई, तो 7 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और ये 14 मिनट में कितनी बार बजनी है भाई, यहाँ पे ये 14 मिनट में एक बार बजनी है, तो यहाँ से मैंने डिवाइड करा, ये मिनट्स का था, ये ऊपर 2 हो गया, तो कितनी बार भाई 30 बार, 30 नहीं प्लस 1 करो 31 बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा सी। क्यों, देखो अगर मैं कहता हूँ 1 पिलर 2 पिलर 3 पिलर, दूरी कितनी है 50, दूरी कितनी है 50, अगर मैं कहूँ 100 मीटर की दूरी पार करने में कहा एक पिलर को तो आप पहले ही पार कर चुके स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे हमारा आपने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपने एक पिलर को पार कर लिया, फिर दूसरा पिलर, फिर तीसरा पिलर, ठीक है, सेम भाई ये 8 बजे तो चारों एक साथ बज चुकी थी और इसके बाद 30 बार और बजी है, तो कितना हो गया हमारा 31 आंसर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 44 सेंटीमीटर परिवार के एक वर्गक और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। 44 सेंटीमीटर का क्या है एक परिमाप, परिमाप बोले तो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई 4a, अभी पढ़ा था हमने। तो साइड कितनी आ गई यहाँ पे 11, कितनी आ गई साइड हमारी 11, जब साइड हमारी 11 है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका भाई, एरिया होता है a², तो भाई एरिया क्या हो गया हमारा 11 इंटू 11, कितना हो गया 121, ये किसका गया स्क्वायर का। बस अब किसका निकालना है मुझे, सर्कल का, सर्कल का निकालना है, ये मुझे दे दिया 22, क्या दे रखा है मतलब पैरामीटर 2 पाई आर के इक्वल। अब 2 पाई आर के इक्वल दे रखा है 2 से ये क्या है तो 22 हो गया, 22 इक्वल किसके भाई 22/7 और आर के इक्वल 22 से 22 गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे यहाँ पे मैं एरिया निकाल सकता हूँ, इसका एरिया क्या होता है गाइज हमारा पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस क्या है भाई हमारी 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है 7 से 7 गया और 22 सत्ते कितना होता है भाई हमारा 154, दोनों का डिफरेंस देखे कितना है भाई 33 का, बड़ा कौन सा है ऑब्वियसली सर्कल हमारा बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा वृत्त हमारा जो बड़ा है उसका नाम लिखना है, ठीक है। कह रहा जो अधिक है ना, कह रहा क्षेत्र अधिक फल जिसका है ना उसका नाम लिखना है, छोटे का मत लिखना, तो वृत्त बड़ा है और कितना बड़ा है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कह रहा एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है, यदि पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है बैलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। एक गाइस तो पैरामीटर हमें पता है कि एक पहिया कितना चक्कर ट्रेवल करता है एक पूरे राउंड में, ऑब्वियसली इसका जो पैरामीटर है, ठीक है, जो इसका पैरामीटर है, पैरामीटर कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर 2/22/7, रेडियस क्या है भाई हमारी, रेडियस है ये हमें दे रखा व्यास मतलब डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, तो 14/11 और डिवाइड कर देता हूँ 2 से और ये हमारा 14 चले गया, इससे हमारा गया 2, तो कितना आ गया भाई 4 मीटर, मतलब एक राउंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, ठीक है, एक राउंड में, किसमें 1 राउंड में, 10 राउंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 14, 10 राउंड में 14 और ये कितना 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब 1 मिनट में 10 राउंड लगा रहा है, 10 राउंड में 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई 1 मिनट में, 60 मिनट में कितना करेगा, 60 मिनट में करेगा 6 चौक 2400, 2400 कितना होता है भाई, अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो 2.4 किलोमीटर हो जाएगा ना, तो यही तो मेरी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख हो गई, कमी का प्रतिशत ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। 150 लाख से 100 लाख कम हो गई, 150 से कितनी कम हो गई 50, तो भाई कितना हो गया 1/3। 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है एक फूल का मूल्य 120 रुपये, यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है भाई, पेन भी मत उठा लेना भाई, ऐसे क्वेश्चन पे पेन उठाओ तो भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन क्या होगा बी। यार 120 की चीज़ है, 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि 90 पे बिक रहा है। 12 निम्न कितने होते हैं भाई, 12 निम्न होता है 108। 120 की चीज़ कितने पे बिक रहा है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। 120 की उसने चीज़ खरीदी और 108 रुपये की बेच रहा है भाई। ठीक है, 10% हमें हानि डायरेक्ट ही निकालना आना चाहिए। 130 का में भी पता होना चाहिए कि 10% पे कितना होगा। ठीक है भाई, 10% पे कितना हो जाएगा, नहीं आपको पता 13 माइनस कर लो, वैसे 117 होता है। 140 की भी पता होना है, 14 माइनस कर लो। ठीक है, नहीं पता 126, वैसे भी हमारा 126, मतलब टेबल तो याद होंगे भाई, नहीं याद तो डायरेक्ट इसमें माइनस कर ले करो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट 120 में से मतलब ऐसे मत निकालने लग जाया करो, -12 कर लोगे तो डायरेक्ट हमें आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पृष्ठ पढ़ता है और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है। देखो पहले तो वो 3/8 पढ़ता है, फिर बचे हुए का 4/5 पढ़ता है। जब भी मुझे ऐसे करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का जो ऑप्शन में ना अपॉन में, इनका जो डिनोमिनेटर है इनका मैं क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो 8 पंजे कितना हो गया 40। मैंने मान लिया कि भाई 40 पेज थे, क्या हो जाता भाई, क्योंकि देखो अगर मैंने 40 ले लिया तो अपॉन में 8 होगा, इसे डिवाइड कर देगा, और अब बचेगा 5, और अब अपॉन में 5 होगा तो फिर भी इसे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अपॉन में रहेगा ना, तब जब इससे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये 3/8 हो गया। ठीक है, 3/8 हो गया, तो भाई मैंने 3/8 पेज पढ़ लिए। 3/8 पेज पढ़ लिए तो 5 दिया 15, मतलब मैंने 15 पेज पढ़ लिए, 15 पेज रीड कर लिए। अनरीड कितने पेज है भाई, 40 में से 25 है ना, हाँ 25 मैंने अनरीड है अभी। ठीक है, पढ़े नहीं है। अब कह रहा है कि दूसरे दिन शेष बचे हुए, अब बचे कितने थे भाई, 25 नहीं पढ़े थे। अब उसने 4/5 भाग पढ़ लिया, 4/5 भाग पढ़ लिया तो कितना हो गया 5। ठीक है, 5 से 5 हो गया ना, 5 ही हो गया, हाँ ठीक है, 5 5 चौक 20। अब उसने फिर 20 पेज पढ़ लिए, पहले 15 पेज पढ़े फिर 20 पेज पढ़ लिए। अब कितने पेज रह गए भाई, 5 पेज ही तो रह गए जो उसने रीड नहीं कर पाया, अनरीड जो। ठीक है, 5 पेज ही तो रह गए। अब 5 की वैल्यू किसके दे रखा है, कह रहा जो पेज नहीं पढ़े ना, जो नहीं पढ़ पाया, वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। मतलब 5 की वैल्यू 30 के इक्वल है, 5 की वैल्यू 30 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6। 1 की वैल्यू 6 हो गई। मैंने भाई टोटल पेज 40 मांगे थे, तो मैं माने थे 1 की वैल्यू 6, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 चौक 24, मतलब 6 चौक 24, तो 240 पेज थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखना गाइस, देखो 5%, 5% क्या है, नमूने में पानी, मतलब ये वाटर है और ये मिल्क है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 95%। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो कितना हो जाएगा 1 और 19। ठीक है, इस रेशियो को नहीं याद रखना, मतलब 1:19 था शुरू में वाटर और मिल्क। अब मुझे जो इसमें नमूने में पानी की मात्रा 2% घटा के करनी है, 2% का मतलब 2% हमारा मिल्क करना है, सॉरी वाटर करना है मुझे, और जो क्या करना है मुझे मिल्क, वो करना है मुझे 98%, 100% होनी चाहिए दोनों। तो ये कितना हो गया भाई 1 और 49, 1:49। ऑब्वियसली अगर इस मेरे को वाटर में मिलाऊंगा नहीं, अब मेरे को वाटर कम करना है तो मुझे किसको, मैं दूध को ही छेड़ूंगा। अगर मान लो इसमें 5% था, ठीक है, इसमें 5% था, अब मुझे इसमें 2% करना है, तो ऑब्वियसली मैं दूध की मात्रा बढ़ाता चले जाऊंगा ना, इसको गाढ़ा करता चले जाऊंगा ना, तो 2% हो जाएगी ना मात्रा हमारी। तो सेम भाई मैंने वाटर को चेंज नहीं किया, मैंने चेंज किया मिल्क को, मिल्क को चेंज किया, मतलब 19 से 49 हो गया। कितना हो गया 30 का चेंज आया। ठीक है, 30 का चेंज आया। 1 + 19 की वैल्यू मतलब 20 की वैल्यू 10 लीटर थी, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता कर लो भाई। 1 की वैल्यू 2 है तो 30 की वैल्यू मतलब 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 15 लीटर मैंने इसमें मिलाया। क्या मैंने इसमें 15 लीटर मैंने दूध मिलाया, तब जाके 2% हमारा वाटर हो गया। ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पर हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। तो भाई कितने परसेंट, अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ऊपर वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी भाई। कह रहा दिल्ली विश्वविद्यालय है और अंतराल में 250 छात्र है, ठीक है। 250 छात्रों के प्रतिशत बटन को दर्शाया, बस मुझे इतना ही पढ़ना है। 250 टोटल छात्र है, ये टोटल 250 छात्र है। अब उसमें 30% 20% दे रखे। कह रहा जिनकी एक लैंग्वेज इंग्लिश हो, एक भाषा क्या इंग्लिश, स्पेनिश हो, सॉरी एक स्पेनिश यहाँ पे है, 30% स्पेनिश यहाँ पे भी है 12%, तो टोटल कितने हो गए 42%। तो 250 का कितना निकालना है मुझे 42%, 250 का 42% निकालना है। तो भाई निकाल लो, ये कितना हो गया 5 और 2 से करा कितना हो गया 21 पंजे मतलब 105 स्टूडेंट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, 105 स्टूडेंट है जो स्पेनिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में टमाटर का औसत उत्पादन कितना है। वाई में भाई ऐड कर दो यार सबको, ये 5 है, ये 5.4 है, और ये 4 है, और ये 5.6 है। पॉइंट को मत रखिए करो, क्या करा, इसको 50 मान लो, इसको 54 मान लो, इसको 40 मान लो, इसको 56 मान लो, सबको ऐड कर लो। अब ऐड करोगे तो कितना, ये देखोगे 110 हो गया, ये दोनों 110 हो गए, और ये कितना है 90, कितने हो गए 200। 200 को किससे डिवाइड करो 4, कितना आ गया 5, 50 नहीं 5 आ गया, 1 0 मैंने ज़्यादा मानी थी ना गाइस। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। तरीका होता है गाइस, मतलब मैं पॉइंट में नहीं, मेरे को पॉइंट लिखने की आदत नहीं है, मैं 5 पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधे 54 मान लूंगा इसको, मेरे को लिखने की आदत ही नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 2016 में उत्पादन ई की आयत इकाई की औसत संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स जो दे रखे हैं इंपोर्टेड ऑफ प्रोडक्ट 2015 के किस उत्पादन के आयत इकाई की संख्या के बराबर है। मतलब 2016 बोले तो 2016 मेरा ये है जिसमें डॉटेड नहीं है, मतलब 2016। तो इसमें ए देखे तो कितना है 30, और ई देखे तो 20, इसका औसत कितना है 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई ये हमारा 50/2, कितना हो गया 25। अब ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, 2015 में किसके इक्वल है, 2015 में 25 कहाँ था, यहाँ था, किसके इक्वल है बी के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा 2015 का ही पूछा ना, हाँ ठीक है, 2015 में किसके इक्वल है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है। अब डी के मेरे को पूछ रहा है, डी कितना है मेरा 95 डिग्री। अब मुझे पता है गाइस पूरे जो सर्कल है 360 तो होगा, ऑब्वियसली 360 होगा क्योंकि एक सर्कल का 360 डिग्री होता है। अब मेरे से डी का पूछ रहा है 95 डिग्री का। अगर मैं आपको पता हो भाई, अगर देखो 100 की वैल्यू कितनी होती है 360, 100% की वैल्यू 360, 10% की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री, 36 डिग्री हो गई। तो 30% का कितना होगा, 30% का होगा 108, ये 95 है, मतलब 30% से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल। भाई ये 32% दे रखा, 40% दे रखा, ये भी कैंसिल आउट। अगर मैं यहाँ पे भाई 5% का निकालूँ, 5% का निकालूँ तो कितना होता है 18 डिग्री, 5% का 18 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90 डिग्री और 25%, 25% पे मतलब 90 डिग्री होता है, 25% पे 90 डिग्री। अब 25% पे 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, 95 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि आप ऑप्शन के तरीके से बचाओ टाइम टेकन, ठीक है। करने की डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो वैसे भी कर लो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऐसी वीडियो और इससे भी बेहतरीन गाइज अगर आप मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो ना गाइज, तो मैं आपके लिए भाई ऐसे बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। बस क्या है, वीडियो पे व्यू नहीं रहते थोड़ा सा, इसलिए डिमोटिवेट रहता हूँ, तो वीडियो कम बना पाता हूँ। अगर आप भाई इस वीडियो पे व्यू रहे और थोड़े से लाइक रहे, इस कमेंट भी अच्छे रहे, तो मैं आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी और इससे बेहतरीन सॉल्यूशन, मतलब आपको देखते ही क्वेश्चन को, मेरे को ऑप्शन देखते ही मैं ऑप्शन से अजम्पशन कर लूँगा कि मेरा आंसर ये होगा, और आंसर भी ऐसा लेकर आऊँगा सॉल्यूशन कि बहुत जल्दी हम कर सकते हैं।